दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मलयालम की वन ऑफ द बेस्ट क्राइम थ्रिलर पुलिस इन्वेस्टिगेशन मूवी हेवन को, जिसमें हमें हर पल पल पर देखने को मिलेंगे ट्विस्ट एंड टर्न्स। और दोस्तों आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी काफी पसंद आने वाली है और इसी बात पर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें कुछ स्टूडेंट्स को आंध्र प्रदेश के जंगलों में कैंपिंग करने के लिए जाते देखते हैं, जहाँ दो स्टूडेंट्स को उस जंगल में एक डेड बॉडी मिलती है और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। जिसके बाद वहाँ पर फौरन ही पुलिस की एक टीम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है, जिसमें पुलिस ऑफिसर विजय होता है और उसे मालूम चलता है कि वह डेड बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी है और तो और उस पर अब कीड़े लगने शुरू हो गए हैं। इधर फॉरेंसिक एक्सपर्ट विजय को बताती है कि डेड बॉडी पर मिले उन कीड़ों से हमने पता कर लिया है कि वो डेड बॉडी 4 दिन पुरानी है। अब आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान विजय को पता चलता है कि मरने वाले का नाम जॉन है, जो इस शहर का एक बहुत नामी बिजनेसमैन है। उस क्राइम स्पॉट पर पुलिस वालों को सोने के जूते के निशान मिलते हैं, इसलिए उस निशान के जरिए यह लोग उस जूते की कंपनी में जा पहुँचते हैं, जहाँ पूछताछ पर कंपनी का ओनर कहता है कि यह हमारा ब्रांड न्यू जूता है, जिसे हमने अभी कुछ हफ्ते पहले ही लॉन्च किया था। यह जूते काफी कम बिके, लेकिन हाँ एक पुलिस वाले ने भी यह जूता खरीदा था और इस तरह वो पुलिस वाले की तस्वीर सीसीटीवी में इन्हें दिखाता है। अब विजय उस जंगल के पास वाले चेक पोस्ट पे काम करने वाले आदमी को बुलाता है, जहाँ वो आदमी बताता है कि सर उस रात हालांकि मैं सो रहा था कि तभी एक पुलिस वाले की गाड़ी बड़ी स्पीड में उस चेक पोस्ट को तोड़ते हुए सीधे जंगल में घुस गई थी। अब विजय सारे सबूत इकट्ठा करके एसीपी रेवती के पास जाता है और कहता है कि मैम मेरे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से वही पुलिस वाला खूनी है, सारे सबूत उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस पर रेवती कहती है कि ठीक है, उसे तुरंत अरेस्ट कर लो। अब अगले दिन पुलिस ऑफिसर विजय उस पुलिस वाले को अरेस्ट कर ही लेता है और इस पुलिस वाले का नाम होता है पीटर सीआई। पीटर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है। पुलिस वाले यहाँ सीआई पीटर को सारे सबूतों और गवाहों के साथ कोर्ट में ले जाने लगते हैं। और अब यहाँ हम पीटर के फ्लैशबैक में जाते हैं। पीटर की पत्नी बहुत पहले गुजर गई थी, इसलिए पीटर अपनी माँ और अपने बेटे सेवियन के साथ एक अच्छी खासी जिंदगी जी रहा होता है। यहाँ पर पीटर की बात की जाए तो वो हमेशा अपने काम में ही उलझा रहता है और अपने बेटे और माँ के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाता। उधर पीटर अपने बेटे सेवियन से भी ज्यादा बातें नहीं करता, जैसा कि हमारे यहाँ आम घरों में होता है। बाप बेटे आपस में ज्यादा बात नहीं करते। खैर इधर सेवियन की दादी ही उसकी देखभाल करती है और माँ की तरह उसका ख्याल रखती है। अब एक दिन सेवियन अपनी क्लास में टीना की फोटो ड्रॉ कर रहा होता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में टीना का बर्थडे आने वाला होता है, तो सेवियन उसे पेंटिंग गिफ्ट के तौर पर देना चाहता था। उधर दूसरी तरफ एक रात रवि नाम का आदमी नशे की हालत में रोते हुए पुलिस स्टेशन में आता है और पीटर से कहता है कि सर मेरी बेटी मिसिंग है, प्लीज उसे ढूंढ दीजिए, कहीं उसे कुछ ना हो जाए। इसमें पीटर तुरंत अपनी टीम और रवि के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहाँ रवि ने आखिरी बार अपनी बेटी को देखा था। अब पीटर वहाँ पहुँच कर रवि की बेटी का फोन नंबर ट्रैक करने लगता है, जहाँ उसकी लोकेशन आसपास ही दिख रही थी। अब काफी देर तक उस मैप को फॉलो करते हुए यह लोग उस एरिया के घर में जा पहुंचते हैं। वहाँ एक औरत रहती थी। खैर उस घर की तहकीकात करने पर रवि की बेटी वहीं अंदर बंधी हुई मिलती है। असल में उस औरत ने इसे किडनैप कर लिया था ताकि इसे बेच के पैसे कमा सकें। अब एक दिन पुलिस वालों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मैथ्यू नाम के एक आदमी के घर चोरी हुई है, जहाँ चोरों ने जाते जाते मैथ्यू को उसके बाकी परिवार के साथ मार डाला। अब पीटर बिना देरी किए अपनी टीम के साथ मैथ्यू के घर पहुँच जाता है, जहाँ हॉल में चोरों ने मैथ्यू को कुर्सी से बांध के मार डाला। तो वही दूसरे रूम में मैथ्यू की पत्नी मरी पड़ी होती है और उसके बाद पीटर मैथ्यू की बेटी के रूम में जाता है तो वह भी मरी पड़ी होती है। अब मैथ्यू की बेटी को देखते ही पीटर को याद आता है कि अरे या तो टीना है, मेरे बेटे की क्लासमेट जिसकी पेंटिंग वो बना रहा था। और तभी बाहर कांस्टेबल पीटर को एक दिमाग खिलाने वाली बात बताता है कि बाहर के एक रूम में पीटर का बेटा सेवियन भी मरा पड़ा है। असल में बात यह थी कि सेवियन टीना के बर्थडे में आया था और तभी यह सब हो गया। अपने बेटे को यूं मरा देखकर पीटर तो बुरी तरह से टूट जाता है और जब वह अपनी माँ को यह खबर देता है तो उनका हाल तो और बुरा हो जाता है। और टेक्निकली पीटर को कुछ दिनों की छुट्टी मिल जाती है, जहाँ वो अपनी दुखी माँ को संभालने लगता है और उनका ख्याल रखने लगता है। उधर दूसरी तरफ एसीपी रेवती किशोर नाम के एक सीनियर पुलिस वाले को यह केस सौंप देती है, जहाँ सुकुमारन नाम का कांस्टेबल इस केस से रिलेट सारी डिटेल्स देता है कि सर मैथ्यू के परिवार और पीटर सर के बेटे सेवियन की मौत के दौरान वहाँ उस घर का नौकर बलविंदर भी मौजूद था, लेकिन इस हादसे के बाद वो कहीं गायब हो गया। मुझे तो उसी पर शक है। इस पर किशोर चारों और बलविंदर को ढूंढने लगता है, जहाँ से मालूम चलता है कि बलविंदर बीएसएनएल सिम कार्ड यूज करता है, इसलिए बीएसएनएल ऑफिस में जाके यह लोग बलविंदर की सारी डिटेल्स हासिल कर लेते हैं और चारों ओर उसकी वांटेड तस्वीर लगा देते हैं। उधर फॉरेंसिक डॉक्टर किशोर से कहती है कि हमें क्राइम स्पॉट पर एक 5वें आदमी का ब्लड सैंपल मिला है, होना हो शायद यही किलर हो सकता है। मैथ्यू और बाकी लोगों को मारते वक्त किलर का हाथ भी जख्मी हो गया होगा। एसीपी किशोर शहर के सभी हॉस्पिटल में यह इंक्वायरी करने लगता है कि हाल ही में क्या कोई ऐसा पेशेंट आया था जिसके हाथों में चोट लगी हो और वह थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा हो। और काफी पूछताछ के बाद एक हॉस्पिटल का स्टाफ इन्हें बताता है कि हाँ सर एक आदमी यहाँ
आया था। उसके हाथ में काफी चोट लगी थी, हमने इलाज कर दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों वह बिना बताए इलाज के तुरंत बाद यहाँ से भाग गया। इसमें किशोर उस हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है, जिसमें बलविंदर तो नहीं होता, लेकिन स्टीफन नाम का एक दूसरा आदमी होता है। अब पुलिस वाले अपने शक के आधार पर तुरंत स्टीवन को अरेस्ट कर लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। अब काफी टॉर्चर करने पर स्टीवन अपना मुंह खोल ही देता है कि सर यह सब मैंने अकेले नहीं किया था, मैं वहाँ मौजूद जरूर था, लेकिन इस सब का मास्टरमाइंड उस घर का नौकर बलविंदर था। हम दोनों उस घर में चोरी करने गए थे, लेकिन मैथ्यू और उसकी फैमिली ने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया, इसलिए हमें मजबूरन उन सभी को मारना पड़ा। उसके बाद वह बलविंदर चोरी किए सारे पैसे लेकर कहीं भाग गया, मुझे यहाँ फंसा के। उधर दूसरी तरफ पीटर एसीपी रेवती के पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि मैडम मैं भी इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना चाहता हूँ और अपने हाथों से अपने बेटे का किलर को पकड़ना चाहता हूँ। रेवती पीटर को कहती है कि तुम विक्टिम्स के फादर हो, इसलिए तुम सीधे सीधे इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते या तुम्हें परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन पीटर यहाँ पर रेवती से काफी जिद करने लगता है। इस पर रेवती उसे एक दूसरा ऑप्शन देती है कि तुम अनऑफिशियल अपने लेवल पर इस केस को इन्वेस्टिगेशन करो और जो छोटी मोटी मदद तुम्हें पुलिस से चाहिए वह तुम्हें मिल जाएगी। अब पीटर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है, जहाँ वह सबसे पहले स्टीफन से जाकर मिलता है और उससे पूछताछ करने लगता है और इधर उधर की कुछ और इंक्वायरी करने के बाद वह दोबारा रेवती से जाकर मिलता है और उससे कहता है कि मैम मैंने क्राइम स्पॉट को अच्छे से चेक किया था और जिस तरह से मैथ्यू को कुर्सी से बांधा गया था उसे साफ साफ पता चलता है कि किलर एक लेफ्ट हैंडी है, लेकिन हमारे दोनों सस्पेक्ट यानी बलविंदर और स्टीवन दोनों ही राइट हैंडी हैं, जिसका साफ मतलब है कि हम गलत डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि बलविंदर तो किलर है ही नहीं, किलर तो कोई और तीसरा ही है जो कि लेफ्ट हैंडी है और अभी हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। एक और बात मैम, जो भी है उसका टारगेट चोरी करना था ही नहीं, क्योंकि यह एक प्लान मर्डर था। किलर वहाँ मैथ्यू के परिवार को खत्म करने ही आया था। और यह सब सुनकर रेवती पीटर को कहती है कि कल से तुम ड्यूटी ज्वाइन कर लो और अब से तुम इस केस को ऑफिशियली भी इन्वेस्टिगेशन करोगे। इसमें पीटर अपनी बची हुई छुट्टियां कैंसिल करके अगले दिन से ही ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। अब पीटर अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ दोबारा मैथ्यू के घर पे जाता है और वहाँ की चेकिंग करने लगता है, लेकिन काफी तहकीकात के बाद भी इनके हाथ कोई सबूत नहीं लगता। इसमें यह लोग अब वापस लौटने लगते हैं कि तभी पीटर की नजर घर के बाहर की टाइल्स पर पड़ती है, जहाँ कुछ टाइल्स थोड़े अलग लग रहे होते हैं। यह देख के पीटर को वहाँ पर शक होता है, इसलिए ये लोग उधर खुदाई करना शुरू कर देते हैं, जहाँ अंदर से बलविंदर की लाश मिलती है। अब अगले दिन पीटर दोबारा से स्टीफन से मिलता है और उससे कहता है कि तुम जानते थे ना कि वहाँ पे बलविंदर की लाश को दफनाया गया है, फिर भी तुमने जानबूझ के हमें इस केस में उलझा कर रखा कि बलविंदर ही मास्टरमाइंड है और वह पैसे लेकर भाग गया। इस पर स्टीफन एक साइको की तरह हंसते हुए कहता है कि सर मैंने ही बलविंदर को मार के वहाँ दफनाया था। असल में मैथ्यू के परिवार को मारने के बाद हमने घर से सारे पैसे चुरा लिए, लेकिन मैंने महसूस किया कि बलविंदर मुझे धोखा देने वाला है, इसलिए मैंने पहले ही उसे मार डाला और वही दफना दिया। लेकिन इस बार पीटर स्टीफन की बातों में नहीं आने वाला था। वह समझ जाता है कि स्टीफन जरूर झूठ बोल रहा है और कोई तो लेफ्ट हैंडेड है जिसे वो छुपा रहा है। इसलिए पीटर कांस्टेबल सुकुमारन से कहता है कि तुम तुरंत सेंट्रल जेल जाकर पता करो कि कौन कौन स्टीफन से मिलने जेल में आता है। जहाँ इन्हें मालूम चलता है कि एक लतीफ नाम का आदमी अक्सर स्टीफन से मिलने जेल में आता रहता है। इस सब पुलिस वाले लतीफ के घर जा पहुँचते हैं और वहाँ की तहकीकात के बाद इनके हाथ काफी सारे इलीगल पैसे लगते हैं। लतीफ यहाँ कहता है कि सर मैं बेगुनाह हूँ, यह पैसे मेरे नहीं है, स्टीफन के हैं। मुझे उसने यह पैसे संभाल के रखने के लिए दिए थे। स्टीफन ने मुझे बताया कि उसे यह पैसे जॉन नाम के आदमी ने दिए थे। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता सर, प्लीज आप मुझे जाने दीजिए। अब पीटर जॉन के बारे में तहकीकात करने लगता है, लेकिन काफी इंक्वायरी करने के बाद भी उसके हाथ जॉन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं लगती। फिर भी कुछ दिनों बाद पीटर अपनी रिपोर्ट लेकर फिर से रेवती के पास जाता है और उसे कहता है कि मैम साल 2014 में कोचिन एयरपोर्ट पर कस्टम्स के हाथ 5 करोड़ के डायमंड्स लगे थे और जो लोग इस केस में इन्वॉल्व थे उन्हें कस्टम वालों ने पकड़ लिया था। और ठीक उसी साल कुछ महीने बाद कस्टम्स के ऑफिशियल अकाउंट्स में मैथ्यू के अकाउंट में 1 करोड़ ट्रांसफर हुए थे। असल में मैथ्यू को वो 1 करोड़ कस्टम वालों से इनाम के तौर पर मिला था, क्योंकि उस दिन 5 करोड़ के उस डायमंड स्मगलिंग के रैकेट्स को मैथ्यू ने ही पकड़ा पाया था और शायद 5 साल पहले जो लोग पकड़े गए थे उन्होंने ही मैथ्यू और उसके परिवार को मार के अपना बदला लिया है। असल में उस 1 करोड़ से मैथ्यू ने एक घर खरीदा और फिर टीना नाम की बच्ची को गोद लेकर वो घर टीना के नाम पर कर दिया। उस केस में मेलनी ओवे के नाम के एक आदमी को पकड़ा गया था और बाद में उसे जेल हो गई। अभी कुछ महीने पहले ही वह जेल से छूटा है। अब पीटर अपनी टीम के साथ ओवेके से मिलने जाता है, लेकिन तभी इन्हें मालूम चलता है कि ओवेके एक बाइक एक्सीडेंट में मारा गया। इसलिए पीटर अब इस केस में फंस कर रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वह इस केस में आगे कैसे बढ़े, कौन है या जॉन। अब इसी दौरान पीटर की माँ की तबीयत काफी खराब हो जाती है, इसलिए वह अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पीटर को रवि मिलता है। दोस्तों यहाँ पर रवि वही है जिसकी बेटी को पीटर ने किडनैप होने से बचाया था। और रवि फिर से पीटर को उस दिन के लिए थैंक्स बोलने लगता है और कहता है कि सर अगर आपको कभी मेरी जरूरत हो तो जरूर बताना, आपकी मदद
मदद करके मुझे काफी खुशी मिलेगी। अब कुछ दिनों तक यह केस आगे नहीं बढ़ता तो पीटर दोबारा रेवती के पास जाके उससे कहता है कि मैम मेरी सारी थ्योरी गलत है, असल में स्टीवन ही किलर है। उसी ने बलविंदर के साथ चोरी के दौरान मैथ्यू और उसके परिवार और मेरे बेटे को मार डाला। फिर स्टीवन ने अपने पार्टनर बलविंदर को भी मार के वहीं दफना दिया और सारा पैसा खुद हड़प लिया। अब पीटर यहाँ कहता है कि मैम मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टियां चाहिए ताकि मैं अपनी माँ की देखभाल कर सकूं। और इस तरह पीटर फिर से लीव ले लेता है। अब अगले दिन पीटर पुलिस ऑफिसर किशोर से जा मिलता है। किशोर वही है जो पीटर से पहले इस केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। यहाँ पीटर किशोर से कहता है कि सर मैंने काफी कोशिश की, कानून के दायरे में रह के इस केस को सॉल्व करो और अपने बेटे के कातिल को पकड़ो और उसे कड़ी सजा दिलवाओ, लेकिन जब से मुझे यह पता चला है कि आप भी इस केस में इन्वॉल्व हो तब से मेरा कानून पे से भरोसा उठ गया है और मैं समझ गया हूँ कि यह केस रूल्स फॉलो करके सॉल्व नहीं होने वाला, इसलिए मैंने यह केस ऑफिशियली छोड़ दिया है और अब मैं अनऑफिशियली अपने बेटे के कातिल को पकड़ूं। सर मैं जानता हूँ कि आप जानते हो मेरे बेटे के किलर को, इसलिए मुझे आप सच सच बता दो कि कौन है या जॉन, नहीं तो मैं आपके खिलाफ भी कुछ गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊंगा। और इस तरह किशोर को धमकाने पर वो पीटर को सारी बातें बता देता है कि असल में जॉन प्रेग्नेंट औरत के जरिए कोचीन एयरपोर्ट के डायमंड की स्मगलिंग किया करता था। जैसे ही फ्लाइट कोचीन में लैंड होने वाली होती है कि तभी वो प्रेग्नेंट लेडीज एक टैबलेट खा लेती हैं, जिससे उनकी तबीयत अचानक खराब होने लगती है और फिर फ्लाइट को मजबूरन इमरजेंसी लैंडिंग करवाना पड़ता है और उन प्रेग्नेंट लेडीज को तुरंत मेडिकल रूम में ले जाया जाता है, जहाँ का डॉक्टर असल में जॉन का आदमी था। वह पहले से एक एंटीटोड तैयार रखता था और उन प्रेग्नेंट लेडीज के आते ही उन्हें वो एंटीटोड इंजेक्शन देकर ठीक कर देता था। अब इस तरह वो प्रेग्नेंट लेडीज सिक्योरिटी से बच के एयरपोर्ट से बाहर आ जाती थी, जहाँ जॉन के आदमी उसे फॉलो करके वो डायमंड हासिल कर लेते थे। लेकिन उसी एयरपोर्ट के मेडिकल रूम में मैथ्यू भी काम करता था। जब मैथ्यू ने कई बार एक ही चीज होते हुए देखी तो उसे उस डॉक्टर पर और उन प्रेग्नेंट लेडीज पर शक होने लगा और थोड़ी बहुत इंक्वायरी करने के बाद वह सारा मामला समझ गया। फिर जब अगली बार फिर से एक प्रेग्नेंट लेडीज को मेडिकल रूम में लाया जाता है तो मैथ्यू चुपके से कस्टम वालों को कॉल कर देता है, लेकिन इस बार इत्तेफाक से वो लेडी जॉन की पत्नी एनसी होती है जो कि प्रेग्नेंट थी और जॉन ने अपने इलीगल बिजनेस के फायदे के लिए इस बार अपनी वाइफ एनसी के थ्रू ही स्मगलिंग कराई थी। लेकिन इस बार मैथ्यू के चलते कस्टम वाले उस डॉक्टर को और एनसी को दोनों को पकड़ लेते हैं, जिसके चलते एनसी को सही टाइम पर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलती और उसका अबॉर्शन हो जाता है। उधर एनसी के अरेस्ट के कुछ दिनों बाद ही कस्टम वाले ओवेको को भी अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जॉन कैसे भी करके एनसी की बेल करवा देता है। एनसी पूरी तरह से टूट चुकी होती है क्योंकि उसने इन सभी चीजों के चलते अपना बच्चा खो दिया था। एनसी जॉन को माफ नहीं कर पाती और सुसाइड कर लेती है, लेकिन जॉन यहाँ सोचता है कि उसने अपना बच्चा और अपनी वाइफ उस आदमी के कारण खो दी जिसने ये कस्टम वालों को खबर दी थी। इस तरह बदले की आग में जॉन कई सालों तक मैथ्यू की तलाश करता रहा और फाइनली जब उसे मैथ्यू के बारे में पता चलता है तो जॉन स्टीफन और अपने एक और आदमी के साथ मिलकर मैथ्यू के घर जा पहुंचता है और वहां जाके एक एक करके मैथ्यू की पत्नी और उसकी बेटी टीना को मार डालता है। लेकिन क्योंकि उस दिन टीना का बर्थडे होता है तो पीटर का बेटा सेवियन भी वहाँ पर आया था, इसलिए सबूत मिटाने के लिए जॉन सेवियन को भी मार डालता है। अब हम फिर से प्रेजेंट सीन में आते हैं जहाँ किशोर पीटर से कहता है कि भले ही मुझे यह बात पहले से ही पता थी कि जॉन ने ही तुम्हारे बेटे को मारा है, लेकिन मेरा उन मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। जॉन मेरा पुराना दोस्त है, इसलिए मुझे ये सब बात पता है। अब कुछ दिनों बाद जॉन जब अपनी वाइफ की कब्र के पास जाता है तो वहाँ का नजारा देख के वो शॉक हो जाता है क्योंकि एनसी की कब्र खुद ही होती है और उसकी डेड बॉडी अंदर से गायब होती है। और इधर पीटर ने जॉन के लिए लिखा होता है इन हेवन। असल में मैथ्यू के घर का नाम हेवन होता है। इस पर जॉन अपनी पत्नी की डेड बॉडी की तलाश में मैथ्यू के घर जा पहुंचता है। जॉन वहां पहुंच के देखता है कि जिस जगह उसने पीटर के बेटे सेवन को मारा था उसी जगह पीटर उसका इंतजार कर रहा होता है। पीटर के सिर पे आज खून सवार होता है। देखते देखते वह दोनों आपस में हाथापाई करने लगते हैं, जहाँ आखिर में पीटर जॉन को मार के अपने बेटे का बदला ले ही लेता है। अब हम फिर से प्रेजेंट सीन में आते हैं जहाँ जॉन की सड़ी हुई बॉडी मिलने के बाद पुलिस ऑफिसर विजय ने पीटर के जूतों के निशान के जरिए उसे अरेस्ट कर लिया। अब कोर्ट में वकील पीटर के खिलाफ सारे सबूत पेश करती है। उसके बाद पीटर की लॉयर कोर्ट में कहती है कि मैम इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जिस दिन जॉन मरा था उस दिन मेरा क्लाइंट पीटर इंडिया में नहीं था, वह तो अपनी माँ के साथ दुबई में था, जहाँ दुबई में पीटर के रिलेटिव का बर्थडे था। और इस तरह प्रूफ के तौर पर वो लॉयर उस बर्थडे पार्टी का क्लिप कोर्ट में दिखाती है जिसमें वाकई में पीटर अपनी माँ के साथ वहाँ मौजूद होता है और साथ में पीटर का पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट देखने के बाद यह बात कंफर्म हो जाती है कि जॉन की मौत वाले दिन पीटर देश में मौजूद नहीं था, तो वह जॉन को कैसे मार सकता है। और इस तरह से पीटर कोर्ट से रिहा हो जाता है। इधर दूसरी तरफ विजय इसी कंफ्यूजन में रहता है कि कैसे हो सकता है, सारे सबूतों के हिसाब से पीटर ने ही जॉन को मारा, लेकिन उस दिन तो वह इंडिया में था ही नहीं। और यहाँ पर खुलता है मूवी का सबसे बड़ा राज। असल में जब
हॉस्पिटल में रवि पीटर से मिला तो उसने बताया था कि वह यहाँ पर एम्बुलेंस ड्राइवर का काम करता है और साथ में वह एक मॉर्चुरी में भी काम करता है। इसलिए जॉन को मारने के बाद पीटर रवि से मिलता है और जॉन की लाश को रवि की मॉर्चुरी की फ्रीजर में रखवा देता है और उसके बाद पीटर अपनी माँ के साथ दुबई जाने लगता है और उससे पहले रवि से मिलकर उससे कहता है कि कल जब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा तब तुम मेरी पुलिस की यूनिफॉर्म और जूते पहनकर और मेरी या पुलिस की गाड़ी लेकर जॉन की लाश को ठिकाने लगा देना। और इस तरह रवि पीटर के कहने पर ठीक ठीक वही करता है। इसलिए जंगल में भले ही जूतों के निशान पीटर के जूतों के थे, लेकिन उसे पहनने वाला रवि था। और चेक पोस्ट पर काम करने वाले आदमी ने भी रात के चलते सिर्फ पीटर की कार ही देखी थी। उधर फ्रीजर में रखने के चलते जॉन की बॉडी खराब नहीं होती और इन सब चीजों के चलते पुलिस ऑफिसर विजय और बाकी फॉरेंसिक टीम सभी के सभी गुमराह हो जाते हैं। और दोस्तों फाइनली इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त होती। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस मूवी की कहानी काफी बढ़िया और इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि मूवी की कहानी काफी बढ़िया और सर को घुमा देने वाली है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को खूब सारा प्यार दोगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन मूवी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।